What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. देखिए कोट आप लोगों में से ही एक स्टूडेंट ने नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर की थी, काफ़ी अच्छी कोट है। यहाँ पर देखिए क्या बात बोली गई है। आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले आप लोग क्या देखते हैं, उसका सिलेबस देखते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसके बाद में टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल बना के फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो डे बाय डे आप एक प्रोसेस में आते हैं और वो प्रोसेस काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, चलता जाता है। पर लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है कि आप लोग नर्वस फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग रुक जाते हैं आकर, फिर आप लोगों को लगता है किसी स्टैंड पे आके कि यार ये एग्जाम मेरे लिए नहीं बना है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद में आप फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आप लोगों ने स्टार्ट किया था। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले 1000 बार सोचें, बट अगर आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर उसको कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वही बात आनी है कि करना है या फिर मरना है। तो फिर ये वाला कमिटमेंट आपके अंदर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज एक काम स्टार्ट कर दिया फिर उससे शिफ्ट कर गए, कल को दूसरा स्टार्ट कर दिया फिर उससे शिफ्ट कर गए। उससे आप लोग जहां पर बैठे हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी काम को अच्छे से सोचिए, समझिए, उसके बारे में एनालाइज कीजिए, लोगों से पूछिए जो उस फील्ड में है, उसके बाद में कोई स्टार्ट काम कीजिए। और पर अगर कोई काम एक बार स्टार्ट कर दिया है तो फिर उसको पूरा कीजिए, उसको बीच में न छोड़िए। क्योंकि वही बात बोली जा रही है इस कोट में भी कि अगर आप किसी काम को छोड़ देते हैं तो फिर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जहां से आप चले थे, फिर वापसी उतना ही जाना पड़ता है। तो इसलिए आराम से सोच समझकर किसी भी काम को स्टार्ट कीजिए। तो आज 10 जुलाई है, देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये कोर्स खरीद सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आपके माइंड में हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी फैकल्टी के द्वारा तैयार किए गए हैं सारे कोर्स। ये वाला आर्टिकल जो है 24 परगना में एक फेसबुक पोस्ट के कारण बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन गई है। ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो अभी वेस्ट बंगाल में हम ऑलरेडी दार्जिलिंग वाला इशू देख रहे थे, अब ये नेक्स्ट इशू निकल के आया है। तो देखिए आगे इस इशू में आप लोगों को कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा दार्जिलिंग वाला इशू भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूंगा जिससे कि आपके माइंड में अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। ये वाला जो आर्टिकल है ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर जो टच करता है वेस्ट बंगाल से ही, जो ट्राई जंक्शन बन गया है चाइना, इंडिया और भूटान के बीच में। तो उस वाले एरिया से रिलेटेड आर्टिकल है। पहले भी 2-3 आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर थोड़ा आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी आएंगी। मैप के साथ में अच्छे से इस आर्टिकल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाला जो नीचे वाला आर्टिकल है ये साइप्रस और तुर्की से रिलेटेड है। पहले भी मैं इस आर्टिकल को डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों के फिर से रिवीजन हो जाएगा। जब तुर्की के प्रेसिडेंट हमारी कंट्री पर आए थे तब हम लोगों ने देखा था इन दोनों का क्या इशू था। साइप्रस के प्रेसिडेंट भी उस टाइम पे ही विजिट हुई थी, तो वो सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिली थी। आर्टिकल को विद बैकग्राउंड पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा, पूरा डिटेल के साथ में। ओके, ये जो नीचे वाला आर्टिकल है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। इस वाले आर्टिकल में जिक्र किया गया है श्रीलंका का। श्रीलंका में देखिए सिन्हाला कम्युनिटी है, ठीक है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी उसको बोलते हैं, ये यहाँ पर मेजोरिटी में है। इसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटी है तमिलियन कम्युनिटी के बारे में हम लोगों ने सुना था, यहाँ पे मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। तो ये आज की डेट में क्या किया जा रहा है, कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी है उन पर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है इनके ऊपर, और यहाँ तक कि मस्जिद वगैरह जो हो गई और इनके जो पूजा करने के स्थान है उनको भी तोड़ा फोड़ा जा रहा है यहाँ पर। मतलब कुछ कुछ कंपेयर इसी तरीके से किया जा रहा है जिस तरीके की एक्टिविटी इंडिया में भी हमको कई बार देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर एक बात और डिस्कस की गई है बैकग्राउंड में कि आज की डेट में इस तरीके की एक्टिविटी मैक्सिमम किससे होती है, सोशल नेटवर्किंग जो साइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है इसमें। कहीं ना कहीं इंडिया में भी आप लोगों को जैसे फेसबुक पोस्ट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, कोई भी पोस्ट आती है उसी तरीके से दंगे भड़क जाते हैं। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगे भी कुछ कुछ इसी के बैकग्राउंड में चले थे, वहां पर जब हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए थे। तो ये छोटी छोटी सी बातें कितना बड़ा इशू बना लेती हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो जाता है, और जो डे बाय डे की एक्टिविटीज है वो भी बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंच जाती है। जिसकी वजह से देखिए जो नॉर्मल आदमी है उसको क्या चाहिए, एक शांति का माहौल चाहिए जिससे वो रोजी रोटी कमा सके और अपनी परिवार का एक लालन पालन कर सके। पर लेकिन अगर कहीं पे दंगे हो जाते हैं तो वहां पे कर्फ्यू लग जाता है, काफी लंबे टाइम तक वहां पर इतनी बुरी कंडीशन बन जाती है कि मतलब घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी पर जिक्र किया गया है। तो देखिए ये एक्टिविटी ऐसी हो रही है आज के डेट में कि किसी एक कंट्री में नहीं रह गई है, ये दूसरी कंट्री में एक दूसरी से दूसरी कंट्री में भी पहुंचा रही है बड़ी आसानी से। तो यही कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ये वाला आर्टिकल है, देखिए ये वाला आर्टिकल लिखा गया है एन राम के द्वारा। ये एन राम जी कौन है, अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत ही गलत बात है। क्यों? क्योंकि पूरा द हिंदू जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ये बिल्कुल इन्हीं की देख रेख में चलता है, आप लोग ये बोल सकते हैं। तो इनके द्वारा बुक लिखी गई है, ये चेयरमैन है, ठीक है ना, तो इनका नाम याद रखिएगा
क्योंकि हम डिस्कशन भी द हिंदू का ही कर रहे हैं। और देखिए जैसे आप द हिंदू का डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा थोड़ा सा, जो भी चीज़ आप करते हैं ना लाइफ में, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे आप द हिंदू का डिस्कशन सुन रहे हैं, तो आप लोगों को कम से कम एक बार द हिंदू के बारे में विकीपीडिया पर जाकर पढ़ना चाहिए। कब स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, कितना पुराना न्यूज़पेपर है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ऐसी मतलब एक क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए जो भी काम आप कर रहे हैं उसके बारे में जानने की। तो इसके बारे में आप आज लोग पढ़िएगा जाकर थोड़ा सा बैकग्राउंड में कि द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट कब किया गया था, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो थोड़ा आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे फिर न्यूज़पेपर के साथ में। ओके, तो इन्होंने ये बुक लिखी गई, तो बुक जो इनके द्वारा लिखी गई है, ये बुक का नाम है वाई स्कैम्स आर हियर टू स्टे। मतलब ये लिखा गया है कि हमारे यहाँ पर जो करप्शन होते हैं, स्कैम्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसी के बारे में जिक्र किया गया है। तो आगे बोला है अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल करप्शन इन इंडिया। तो ये बुक लिखी गई है कंप्लीट। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा जिक्र किया है जिस टाइम पे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1970s में जेपी मूवमेंट चला था, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ों के एवज में चला था। इसके बाद में फिर कई सारे करप्शन हुए। इन्होंने मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट का भी जिक्र किया है, उस टाइम पे भी काफ़ी करप्शन हुए थे, उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया। बफोर्स का जिक्र किया इन्होंने यहाँ पर जो कि राजीव गांधी जी के टाइम पर हुआ था। तो कई सारे करप्शन का यहाँ पर इन्होंने जिक्र करते हुए इस मतलब एक तरीके से किताब का ओवरव्यू इन्होंने हल्का हल्का से यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। इसके साथ में 2011 के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अन्ना हजारे जी के मूवमेंट की, और जो बीजेपी आई है गवर्नमेंट में और यूपीए को टर्न करके, यूपीए बोलते हैं, देखिए कांग्रेस के साथ में उसके जितने अलाई हैं छोटे छोटे, उन सबको मिला के यूपीए बन जाता है, मेन पार्टी कांग्रेस है। इसके बाद में जो बीजेपी जो बोला जाता है उसको एनडीए भी बोला जाता है। तो एनडीए जो हो जाता है वो इसी तरीके से हो जाता है, बीजेपी मेन पार्टी और छोटे छोटे इसके दल मिलके हो गए। तो इन्होंने बोला जो यूपीए से एनडीए का ट्रांसफॉर्म हुआ है 2014 में, उसका जो कंप्लीट बैकग्राउंड है वो करप्शन इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये भी जिक्र इन्होंने किया गया है। ये वाला आर्टिकल आज मंडे है, मंडे एडिटर जो भी इनको एडिटर लेटर लिखते हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल लेके आते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट से अच्छा नहीं है। और जो ये वाला आर्टिकल यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में भी आर्टिकल डिस्कस किया था, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था यूरोपियन यूनियन के द्वारा गूगल पे बैन नहीं, गूगल पे फाइन लगा दिया गया था। लास्ट आर्टिकल में मैंने गलती से बैन बोला था उसको, तो उसके लिए सॉरी। तो इन्होंने क्या किया, इस पे फाइन लगा दिया यूरोपियन यूनियन ने, किसके ऊपर, गूगल के ऊपर। तो ये फाइन लगाया गया, क्यों लगाया गया था, मैंने आप लोगों को उस आर्टिकल में बताया था। क्या बताया था, देखिए मान लीजिए आप गूगल का जो सर्च इंजन होता है उसमें कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, आपने सर्च किया किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो हमेशा गूगल क्या करता था, यूरोपियन यूनियन ने ये बात बताई है कि वो ऐसा करते थे कि अगर कुछ भी आप लोगों ने सर्च किया तो ऐसे प्रोडक्ट दिखाएगा जो कि गूगल कंपनी से रिलेटेड हो, मतलब दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा, यहाँ पे इन्हीं कंपनी का प्रोडक्ट दिखाएगा जो कि गूगल से रिलेटेड है। तो इसलिए जो कंपटीशन कमीशन है किसी भी कंट्री का, वो क्या करता है, एक अच्छा कंपटीशन लेवल बनाने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर आप लोगों ने कुछ सर्च किया कोई प्रोडक्ट और वहां पे गूगल का ही प्रोडक्ट दिखा रहा है वहां पे, ठीक है, तो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है प्रेफरेंस में, तो क्या होगा, सीधे सीधे आप लोग क्लिक किस पे करेंगे, गूगल के प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, वहां से जो परचेज होगी वो इनकी ज्यादा बढ़ेगी, इनकी ज़्यादा मतलब सेल बढ़ेगी, यहाँ से आप लोग सारी चीज़ें यहीं से खरीदेंगे। तो इसीलिए एक जो कंपटीशन होना चाहिए, दूसरे जो उसी प्रोडक्ट को मान लीजिए दूसरी कंपनी बेच रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक मतलब प्रेफरेंस मिल जाएगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा दूसरी कंपनीज को, तो जिससे क्या होगा, नुकसान होगा दूसरी कंपनी का बहुत ज़्यादा है। तो इसी के बारे में आर्टिकल, इसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि जिस तरीके से बैन लगाया गया है, तो ये यूरोपियन यूनियन ने बैन लगाया, पर लेकिन आर्टिकल लिखने वाले इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बैन को, जो बैन बोल रहा हूँ फिर से फाइन है ये, ठीक है ना। तो जो फाइन है इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये बोल रहे हैं कि देखिए कोई भी कंपनी है आज की डेट में मार्केट में, वो कंपटीशन करना चाहेगी। कौन कंपनी चाहेगी कि दूसरी कंपनी का कोई प्रोडक्ट सामने आए और उनसे ऊपर निकल जाए। तो ये तो एक जेन्युइन है कि अगर अगर इस तरीके से नहीं सोचेगी कोई कंपनी, तो कहाँ तक उनको प्रॉफिट मिल पाएगा, तो उनको प्रॉफिट ही नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके का अगर कोई फाइन लगाया जा रहा है इनके ऊपर, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। तो इस तरीके का फाइन नहीं लगना चाहिए। अगर इस तरीके का फाइन लग रहा है तो कहीं ना कहीं एक मतलब जो एक ट्रेड होता है जिसके ऊपर एक मार्केट डिपेंड होती है, डिमांड एंड सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, और जो कंपटीशन बनता है मार्केट में, वो नहीं बन पाएगा। तो इससे तो एक कंट्री की इकोनॉमी भी हार्म होगी कहीं ना कहीं जाकर। तो ये बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ओके, ये वाली जो आर्टिकल है नीचे दिया गया है, ये वाला आर्टिकल दे रखा है यहाँ पर शोले मूवी और प्यासा मूवी के बारे में। अगर आप मूवी में इंटरेस्ट रखते हैं काफ़ी, तो आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। वैसे कुछ नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है ये आर्टिकल। ओके, ये जो आर्टिकल है ये वेस्ट बंगाल के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है डेंजरस टर्न। देखिए हुआ क्या है एक्चुअली, पहले मैप आप लोग देख लीजिए तब ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को ढंग से। ये देखिए ये वाला हो गया इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया। इसके बाद में ये वाला स्टेट, इसको देखिए जब ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे देखिए पहले आप लोग, ये हो गया इंडिया, ठीक है ना। ये वाला स्टेट हो गया यहाँ पे वेस्ट बंगाल। इस वाले स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं आज। तो इस वाले स्टेट का जो ये वाला एरिया है यहाँ पर, इसमें नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये वाला एरिया, यहाँ पे इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाला एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 24 नॉर्थ परगना और 24 साउथ परगना, तो इसकी जिक्र किया जा रहा है,
ठीक है। तो ये वाले एरिया में ये भड़काऊ जो चीज़ें हैं स्टार्ट हो गई हैं वेस्ट बंगाल में। ऑलरेडी यहाँ पे दार्जिलिंग वाले एरिया में चीज़ें चल ही रही थी, जो ऊपर वाला एरिया हो गया यहाँ पे, वो हम लोग देख चुके हैं। चाइना के साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे वो भी देख रहे हैं। तो ये वाला एरिया आप लोग बोल सकते हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो इस वाले एरिया को मैप में खासकर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो अभी पहले इस आर्टिकल के बारे में देखते हैं, फिर आप लोगों को लास्ट वाला इशू भी मैं अच्छे से बताता हूँ। अभी देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया है, मतलब उनको बोला जा रहा है कि 24 नॉर्थ परगना की बात चल रही है ऊपर वाले एरिया में, मतलब नॉर्थ परगना ये वाले एरिया में, ठीक है ना, जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर, मतलब जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये नॉर्थ परगना, नॉर्थ वाला एरिया, और ये हो गया साउथ वाला एरिया, ठीक है। तो इस वाले का जो ये वाले एरिया में यहाँ पे फेसबुक पोस्ट की वजह से एक मतलब दंगा धड़क गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि देखिए कम्युनल टेंशन और जिस तरीके से यहाँ पे रेयोट्स हो जाते हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरीके से कोई एक फेसबुक पोस्ट की गई एक लड़के के द्वारा, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो देखिए प्रॉब्लम क्रिएट तो हो गई, वो तो देखी गई, पर लेकिन जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो सीधा सीधा क्या बनता है, जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कि किसी न किसी तरीके से उसको रोका जाए। पर लेकिन बीजेपी ने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया तृणमूल कांग्रेस को, और तृणमूल कांग्रेस ने जो ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया बीजेपी को, कि बीजेपी ये सारी चीजें इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तृणमूल कांग्रेस से रिलेटेड देखिए एक फैक्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। जो हमारी नेशनल लेवल की पार्टी होती है, तो आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस भी उसमें नेशनल लेवल की पार्टी में आ गई है। पहले 6 थी, अब इसके ऐड होने से 7 हो गई हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 6 पार्टी मतलब 7 इसके साथ में ऐड करके कौन कौन सी पार्टी है जो कि आज की डेट में नेशनल लेवल की पार्टी है, ठीक है। तो ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा कौन कौन सी पार्टी नेशनल लेवल की है आज की डेट में हमारी कंट्री में, ओके। इसके अलावा देखिए क्या बोला गया, ये तो चल रहा है मतलब सेंटर और स्टेट में। इसके अलावा क्या चल रहा है, चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ की ममता बनर्जी जी, और जो वहाँ के मतलब गवर्नर है, ठीक है, जो केसरीनाथ जी हैं गवर्नर, उनके बीच में भी मतलब एक तरीके से एक सही तालमेल नहीं बन रहा है। ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिनों पहले कमेंट भी किया था कि जो यहाँ पे गवर्नर है वो एजेंट है बीजेपी के हमारे स्टेट में। तो इसी तरीके की मतलब कुछ वर्ड भी उन्होंने यूज किए थे। तो देखिए जो कंडीशन सुधारनी चाहिए उस कंडीशन पे मतलब आपस की रंजिश यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट देखिए हालांकि एक तत्पर है कि किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, और उसी को वही रेस्पॉन्सिबल भी रहती है। तो एक बात और देखी जाती है, अगर पुराने टाइम से हम लोग देखें, वेस्ट बंगाल को एक बहुत ही पढ़ा लिखा एक शांत राज्य माना जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे इंसान यहाँ पे माना जाता है, बहुत ही शांति प्रिय इंसान है। इनके हाथ में किताब दे दो तो ये एंजॉय करते रहेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम पे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था 1992 में, उस टाइम पे भी ये देखा गया था पूरे नॉर्थ इंडिया में बवाल मच गया था। पर लेकिन अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, वहाँ पे फिर भी शांति बनी हुई थी। तो इसीलिए बहुत शांति प्रिय लोग हैं वहाँ पर। अगर वहाँ पर कुछ भी इस तरह की कंडीशन बनती है तो उनके माइंड में एक फियर क्रिएट हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर डिस्कस की गई है कि जल्दी से जल्दी जो जिस तरह की कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने कभी भी इस तरीके की सिचुएशन ज़्यादा लेवल पर नहीं देखी है। तो इंडिपेंडेंस से बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इंसान है वो बहुत ही शांत स्वभाव के रहते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन को जल्दी से यहाँ पे टैकल करके चला जाए और शांति बनाई जाए जल्दी से जल्दी, ओके। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं वो हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर ये ऊपर वाले पोर्शन में जो यहाँ पर नया स्टेट बनाने की बात चल रही है, ठीक है, नया स्टेट बनाने की बात चल रही है। तो वो भी एक अलग से साइड में इशू चल रहा है। वो इशू क्या था, यहाँ पर इस वाले मतलब पूरे स्टेट में जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, बंगाली लैंग्वेज इंप्लीमेंट करने की बात की थी। पर ये वाला जो एरिया है इन्होंने मना कर दिया उसको साफ साफ, और यहाँ पर अलग स्टेट बनाने की बात चल पड़ी थी। तो वो भी इशू अभी ज्वलंत मुद्दा है, हालांकि शांति में है थोड़ा थोड़ा, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि शांत हो गया बिल्कुल। एक इस तरीके का वोल्केनो है कि कभी भी फट सकता है अगर जरा सी और भी कोई खराब कंडीशन हुई। तो ये वाला इशू भी यहाँ पर साथ साथ में चल रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। कमेंट बॉक्स में बताइए चलिए वेस्ट बंगाल की बाउंड्री जो है किस किस स्टेट से टच करती है। थोड़ा सा ढंग से फोकस देके चलिएगा, काफ़ी न्यूज़ में है आज की डेट में ये स्टेट किस किस स्टेट की बाउंड्री से टच करती है और किस किस कंट्री की बाउंड्री से टच करती है बाहर साइड की, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ में और स्टेट बाउंड्री किसके साथ में है। दोनों ही आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, दोनों ही क्वेश्चन का। ये वाला आर्टिकल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कुछ जानने को आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ये वाला आर्टिकल है टर्की और साइप्रस के बारे में। देखिए ये यहाँ पे ऊपर टर्की होगी, ठीक है ना। टर्की में अभी आप लोगों ने डिस्कशन भी किया था जब हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे अभी रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम होने के बाद में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो आज की डेट में बिल्कुल पावरफुल हो गए हैं। इन्होंने पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म कर दिया और आज की डेट में रेफरेंडम में जब इनको वोट मिली, हालांकि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे यहाँ पे अंकारा हो गया, इसकी कैपिटल है, ठीक है, इजमिर हो गया, तो ये बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं, इस्तांबुल हो गया, इन्होंने क्या किया यहाँ पे वोट भी मतलब इनके फेवर में नहीं डाला, पर फिर भी ये प्रेसिडेंट यहाँ पर जीत गए।
तो प्रेसिडेंट को जीतने के बारे में अब क्या मिला, अब इनके हाथ में पूरी होलसेल पावर आ गई है, अपोजिशन सारी जेल में पड़ी हुई है, मीडिया के ऊपर भी पूरा कंट्रोल है, एक तरीके से मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई है। यूरोप के साथ भी इन्होंने क्या बोला था, रिलेशन बढ़ाने के लिए बिल्कुल वो कर दिया था कि हम यूरोप के साथ में, मतलब हुआ क्या था, जब रेफरेंडम चल रहा था तो ये यूरोप में क्या गए, थोड़ा सा अपना एक तरीके से कंपेन चलाने गए, वहां पर प्रचार करने गए, तो यूरोप ने मना कर दिया। तो जैसे यूरोप ने मना किया तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये वाला एरिया है, अगर यहाँ से सीरिया से, इराक से, ईरान से कोई भी रिफ्यूजी जाता है तो यहाँ से होता हुआ यूरोप में पहुंच जाता है। तो इन्होंने क्या बोला था यूरोप को कि मैं किसी भी रिफ्यूजी को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। तो अलग जब ये प्रेसिडेंट बन के आए तो ये बात बोली थी, पर लेकिन जब रेफरेंडम की बात आई और ये पूरी होलसेल अथॉरिटी यहाँ पे हो गई तो ये अपना प्रचार करने गए तो यूरोप ने मना कर दिया। तो इन्होंने बोला अगर आप मना कर रहे हैं तो मैं यहाँ से अपनी जो रोक रखा है मैंने रिफ्यूजी को, उनको हटा दूंगा और आपकी कंट्रीज में बाढ़ आ जाएगी रिफ्यूजी की। ठीक है, तो वो बात बोली गई यहाँ पे इनके द्वारा। तो देखिए इनके साथ में यूरोप के रिलेशन भी आज की डेट में अच्छे नहीं है। टर्की, इसके साइप्रस के बारे में अगर बोला जाए तो 1974 में इन्होंने क्या किया, साइप्रस को, ऊपर वाले साइप्रस को हथिया लिया। देखिए यहाँ पे साइप्रस में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश की मिलिट्री भी कहीं कहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह पर। इसके अलावा देखा जाए तो यूएन का ये जो जोन है, ये यूएन के द्वारा बफर जोन बनाया गया है जिससे लड़ाई ना रहे। इथनिक तुर्कीज है, ये ऊपर वाला एरिया हो गया और ये नीचे वाला ग्रीक वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम आदमी है यहाँ पर तुर्की के इथनिसिटी के पाए जाते हैं, मतलब तुर्की से रिलेटेड है। इसको आप थोड़ा सा बिल्कुल उसी तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्रीमिया है। ठीक है, थोड़ा सा बड़े वाले मैप में आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। ये वाला ऊपर वाला क्रीमिया है, कहाँ गया ये वाला, घूम हो गया ये वाला क्रीमिया पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये वाला मैप मैं ओनली रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ, तो आप लोग परेशान मैं हुआ कहिए। अगर ये दिखाता हूँ तो फिर उसका बड़ा भी दिखाता हूँ आप लोगों को, बस एक लोकेशन दिखाने के लिए है ये कि यहाँ पे इंडिया हो गया, यहाँ पे हो गया, फिर उसका बड़ा मैप भी मैं आप लोगों को दिखाता ही हूँ। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ये इसलिए रखा है ताकि आप लोग ढंग से सारी चीज़ें समझ सके। तो बड़ा तो मैप में फिर उसका दिखा ही रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया मैंने, क्रीमिया ब्लैक सी हो गया यहाँ पे। तो वो ओनली जस्ट कंपेयर करने के लिए कि इंडिया कहाँ पड़ता है, जैसे यहाँ पे इंडिया पड़ गया, ये इंडिया हो गया, इसके रेफरेंस में कौन सा पड़ता है। तो ये आप लोगों को एक लोकेशन दिखाने के लिए, फिर वो लोकेशन मैं आप लोगों को बड़े मैप में दिखाता ही हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए उस चीज़ की। तो यहाँ पे ये क्या है आज की डेट में, ये जो साइप्रस का ऊपर वाला पोर्शन है ये तुर्की के अंडर में है। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्थ वाला पोर्शन है और जो साउथ वाला पोर्शन है, जो दोनों के यहाँ के लीडर हैं वो दोनों चाहते हैं कि यहाँ पे शांति बनी रहे, मतलब दोनों साथ मिलकर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुर्की यूनाइट हो जाए। ये बहुत ही रेयर होता है इस तरीके की कंडीशन, जिस तरीके से आप साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में देख सकते हैं, दोनों में बिल्कुल एक मतलब एक दूसरे को खाने पाड़ने को तैयार रहते हैं दोनों। तो ये बात निकल के आती है। पर लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज़ ये देखने को मिलती है कि दोनों जो है आपस में मिलने को तैयार है, पर लेकिन तुर्की की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पे बार बार रेफरेंडम होते रहते हैं और कई बार यहाँ पे यूएन भी सपोर्ट करता रहता है चीज़ों को, पर लेकिन यूएन की कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन निकल के आ जाती है एज इट इज, जो कि पहले की बनी हुई है यहाँ पर। तो उसी के ऊपर आर्टिकल है, थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता देता हूँ। अभी यहाँ के प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे जब, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर भी, जैसे इससे पहले क्या हुआ, साइप्रस के प्रेसिडेंट इंडिया में आए तो इंडिया ने बोला हम आपका इंटरनल मैटर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यों किया ऐसी बात, क्यों बोली इंडिया ने ये इनका इंटरनल मैटर, इसलिए बोली क्योंकि तुर्की के प्रेसिडेंट जो हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल इशू है कश्मीर को लेके, उसको बोलते हैं कि हम आपका बायलैटरल इशू सोल्व करा देंगे। ठीक है, तो जब टर्की वाले ऐसी बात बोलते हैं तो इंडिया ने बोला, मतलब वो ये ना टिट फॉर टैट, अगर आप ऐसे बोल रहे तो हम भी ऐसे ही बोलेंगे उन्होंने। तो इंडिया ने भी बोला कि हम आपका मैटर जो है वो सोल्व करा देंगे। तो ऐसी बात हमने बोल दी। देखिए अगर जितना आप लोग, एक लिमिट होती है किसी का भी अग्रेसिवपन मतलब झेलने की, अगर उससे ज़्यादा सामने वाला बंदा कोई अग्रेसिव दिखा रहा है तो फिर देखिए कब तक आप झेलेंगे। वही बात होगी ना, गांधी जी वाली अगर बात निकल के आती है, एक कान पे थप्पड़ मारे तो दूसरा कर दो। आज की डेट में सिचुएशन आती है दूसरे पे भी थप्पड़ जड़ देगा सामने वाला। तो इसीलिए एक लिमिटेड वे में किसी के सामने, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लड़ना है, सबके सामने शांति बना के चलिए, पर लेकिन शांति का भी एक लिमिट होनी चाहिए। एक लिमिट क्रॉस होने के बाद में शांति बनाने को कोई मतलब बनता नहीं है। इसके बाद में बदतमीजी स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब सामने वाला शांति बनाने के मूड में नहीं है। तो फिर थप्पड़ खाने का क्या फायदा है। थप्पड़ वहाँ खाना चाहिए जहाँ से आप लोगों को लगता है कि शांति बन जाएगी आगे चल के। ठीक है, तो ऐसी बात है कि थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। अब दिख रहा है कि ये रुक रुक कर वही बातें बोल रहे हैं, तो इंडिया ने भी अपना स्टेप दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो इसी के बारे में आर्टिकल है कंप्लीट ये। तो आइलैंड जो है यहाँ पर साइप्रस जो आइलैंड है उसके बारे में जिक्र किया गया है। देखिए यूएन कई बार इस तरीके के स्टेप ले चुके हैं, मतलब फिर से रीस्टार्ट टॉक कर चुका है किसी न किसी तरीके से साइप्रस को जो है ये यूनाइट किया जाए, पर बार बार फेल हो जाता है। उसको यूनाइट करने में गतिरोध बना रहता है, जिस तरीके का बार बार जो दोनों, जो नॉर्थ और साउथ साइप्रस है, दोनों के प्रेसिडेंट बात करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन नहीं हो पाती है। 1974 में तुर्की ने इसको हथिया लिया था एथेंस की सहायता से, पर लेकिन आज तक भी यहाँ पर वही कंडीशन बनी हुई है, सेम कंडीशन बनी हुई है। और एक तो ये चैलेंज निकल के आता है। दूसरा चैलेंज क्या निकल के आता है, हथियार तो रखा ही है वहाँ पे, अपने ट्रूप और भेज रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से हटाने के लिए तैयार ही नहीं है, रिफ्यूज कर देता है हर बार जब भी वहाँ पे अपनी फोर्स भेज रखी है उसको हटाने के लिए। तो इनका नाम याद रख सकते हैं आप, इनका नाम काफ़ी फेमस भी है, ये भी याद रख सकते हैं आप। ये है रैपिड टाइप एडोर्गन। ठीक है,
तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार इनका न्यूज़ में नाम रहता है। तो तुर्की के प्रेसिडेंट है, लीडर कह सकते हैं आज की डेट में, और डिक्टेटर भी बोल सकते हैं इनको आज की डेट में, क्योंकि सारी पावर इन्हीं के हाथ में है। तो ये मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखना चाहते हैं आइलैंड में। और 2002 में यहाँ पे कोफी अन्नान, जो कि उस टाइम पे 7th सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, उन्होंने भी कोशिश की थी मैटर को सोल्व आउट करने की, पर लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, और जो रेफरेंडम के तहत इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी बात चलती रहती है। और देखिए पहले जो तुर्की था वो क्या चाहता था, यूरोपियन यूनियन में ऐड होना चाहता था। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन में ऐड होने के लिए बहुत परेशान रहता था वो, लेकिन वो ऐड नहीं हो पाया किसी रीजन की वजह से। तो आज की डेट में उसने ये भी बोल दिया कि मुझे मेंबर बनना ही नहीं है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन आज की डेट में ताकतवर नहीं है, यहाँ तक भी उन्होंने बात बोली है। ठीक है, इसके बाद में क्या बात है, देखिए जो बात बोली गई है वही है यहाँ पर, अगर यूनाइट रहता है साइप्रस, अगर साइप्रस यूनाइट रहता है तो वहाँ पर एक टूरिज्म बनाया जा सकता है, टूरिज्म हब बनाया जा सकता है, उसकी फुल कैपेसिटी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी पड़ता है आसपास में, वहाँ पे बहुत सारा गैस के फील्ड है, और भी कई सारी इकोनॉमी यहाँ पर अच्छे से बन सकती है अगर ये इसको छोड़ दे रहे हैं। मेडिटेरेनियन सी के अंडर में पड़ता है ये, तो गैस वगैरह जो हो गए, ऑयल वगैरह जो हो गए, तो वो भी अच्छे खासे लेवल पे अगर मिलके रहेंगे तो उसको भी ये निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी फायदेमंद है। और ये बोल रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग चीज़ है, अगर ये इस तरीके से रहेंगे तो ये जो इंटरनल अफेयर है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब एक शांति बना पाएंगे यहाँ पर। अगर ये इस तरीके से कंट्रोल कर चीज़ों को चलेंगे तो एक शांति बनी रहेगी। तो ये भी बात बोली जा रही है। और सबसे बड़ी बात वही होती है, अगर किसी भी कंट्री के अंदर में शांति बनी रहती है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो होती रहती है। फिर अगर शांति नहीं रहेगी तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो शांति बना के रखने में ही फायदा है अगर चीज़ें सेटल डाउन हो जा रही हैं। तो देखिए आगे भी न्यूज़ में आएगा, फिर से आर्टिकल को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोग चाहे तो इस पे अपना व्यूज दे सकते हैं, जिस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन भी, मतलब अब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, जिस तरीके से तुर्की के प्रेसिडेंट ने इंडिया और जो पाकिस्तान है उसके रिलेशन के बारे में उंगली उठाई थी, इस तरीके से फिर इंडिया ने इनका रिलेशन शांत करने की बात की थी। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इंडिया कुछ रोल प्ले कर सकता है इसको सॉर्ट आउट करने में? अगर हाँ तो कैसे, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और टर्की का भी यहाँ पे स्टैंड आप लोगों को रखना है, साइप्रस का भी स्टैंड रखना है। उसके प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे, पुरानी वाली बातें सारी आपको दोहरानी है, जो पिछले वाले आर्टिकल भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। देखिए सारे आप लोग रिवीजन करते रहिए अच्छे से, ठीक है ना। सारी आप लोगों के पास में पीडीएफ अवेलेबल है, तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आप लोग उसका रिवीजन करते रहिए, जब भी फायदा है। ऐसे कंटिन्यूस लेक्चर सुन के आप लोग छोड़ते रहे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए आंसर देने में भी नीचे कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट वाला आर्टिकल देखते हैं, पावर गेम एट द ट्राई जंक्शन की बात की गई है यहाँ पे। ट्राई जंक्शन क्या है, ट्राई जंक्शन आप लोग देख लेते हैं। ट्राई जंक्शन बना हुआ है ये वाला एरिया, ऊपर हो गया चाइना, इधर हो गया भूटान, इधर हो गया सिक्किम और इंडिया आप लोग बोल सकते हैं नीचे। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में, ठीक है ना, इस वाले एरिया में कंडीशन खराब हो रखी है। ये वाला एरिया है। यहाँ पर देखिए चाइना क्या करता है, चाइना को अगर आप लोग एग्रेशन देखें, चाइना ने ये वाला एरिया हमारा हथियार रखा है, और अरुणाचल प्रदेश को पूरा तिब्बत का पार्ट बोलता है। तो इस तरीके से चाइना हर टाइम मतलब क्या करता है, एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनी बना के चलता है। तो चाइना की वो हमेशा टेंडेंसी है, पुरानी टेंडेंसी है, वो सोचता है कि अगर तू एग्रेसिव रहेगा इस वाले एरिया में तो दूसरी कंट्री तेरे से दबकर रहेगी। तो इस तरीके की उनकी पॉलिसी चलती है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया दिखा रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चलती रहती है उनकी जगह जगह। सिक्किम के आसपास भी कुछ हल्का फुल्का सा एरिया है जो ऐसी बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो मेन फील्ड है वो है चुम्बे वैली। देखिए हमारा क्या है, हमारा ये पड़ता है, मतलब ये बात जिक्र क्या की गई है, इंडिया देखिए वैसे तो ये इशू है बिल्कुल किस किस के बीच का, भूटान के बीच का है और चाइना के बीच का है। पर लेकिन भूटान और चाइना के बीच का इशू एक तरीके से हम देख सकते हैं इंडिया क्यों आ रहा है यहाँ पर। देखिए इंडिया के कई सारे इशू है यहाँ पर। एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ले सकते हैं, इनको चिकन नेक भी बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारा यहाँ से अगर हम इंडिया से मतलब कंप्लीट हम मेन लैंड से अगर यहाँ पर अपने इस वाली लैंड में जाते हैं, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जिसको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा एरिया है, यहाँ से होते हुए जाता है ये, ठीक है। और चाइना क्या है, चाइना यहाँ पर हर टाइम मतलब एग्रेसिव रहता है। एक तो आप लोगों ने देखा होगा अभी इन्होंने मतलब किस तरीके के स्टेप्स लिए यहाँ पे। तो इंडिया क्या चाहता है, इनके बीच में अगर मैटर सोल्व हो जाए, क्योंकि कल को चाइना उसी तरीके काम कर सकते जिस तरीके तिब्बत के साथ में किया, तिब्बत को पूरे को हथिया लिया इन्होंने। तो जैसे जैसे ये अपना एग्रेसिव रोल दिखाते रहते हैं, अपना एरिया ये बढ़ाते रहते हैं, ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ते रहते हैं ये। तो आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये वाला एरिया है यहाँ पे, इस वाले एरिया को क्या कर रहा है, चाइना अपने कंट्रोल में लेने की बात कर रहा है और बोलता है कि हमारा सोवरन एरिया है, जबकि ये भूटान का एरिया है। तो अपनी सोवरेनिटी उस पर चाइना दिखाता है और अपना क्लेम उसके ऊपर करता रहता है, और भूटान बोलता है ये हमारा एरिया है। तो इंडिया देखिए, इंडिया और भूटान की 2007 में क्या हुआ, एक फ्रेंडशिप पार्टनरशिप सेट हुई थी, जिसके साथ में बोला गया था कि अगर भूटान के साथ में कोई भी बात होती है तो मैक्सिमम कोशिश किया जाएगा कि इसको ऑटोनोमस रीजन रखा जाए, मतलब ना तो चाइना और ना ही इंडिया इसके ऊपर कोई अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करे। तो ये ऑटोनोमस रीजन बनाने की बात चलती रहती है बीच बीच में। पर लेकिन क्या है, चाइना उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी के ऊपर कंप्लीट आर्टिकल है, देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया गया है यहाँ पर।
तो चुंबे वैली का आप लोग नाम याद रखिएगा। यहाँ पे चुंबई वैली, ये यहाँ पर किस किस के बीच में पड़ती है, भूटान, चाइना और इंडिया के बीच में पड़ती है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ट्राई जंक्शन यहाँ पे बन जा रहा है, जिस ट्राई जंक्शन की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्राई जंक्शन के ऊपर यहाँ पे चाइना, देखिए जब भी G20 की मीटिंग हुई थी जर्मनी में, आप लोगों को पता होगा कहाँ पे हुई थी वो, उसकी जगह का नाम बताइए। हालांकि मुझे लग रहा है आगे भी मैंने कहीं डाल रखा है, आप लोग चलिए फिर भी देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। G20 की मीटिंग के बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। ये डोकाला, ये एक बार एरिया देख लीजिए कहाँ पे पड़ता है, ये वाला भी, ये वाला एरिया है यहाँ पे, जिसके ऊपर ये पूरी कंडीशन बनी हुई है जो मैंने यहाँ पे ये अभी रेड किया है। तो इस वाले एरिया में इंडियन जो BSF है वो वहाँ पे अंदर चले गए और चाइना कहते हैं यहाँ पे अपनी BSF को वापसी हटाओ। तो ये हमारा भूटान और चाइना का आपस का मैटर है, इंडिया को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बात चाइना को बोली गई है, पर लेकिन इंडिया के भी कई सारे कंसर्न है। क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कल को अगर वे चुंबे वैली में घुस जा रहे हैं तो कल को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर भी आंखें डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, भूटान का इंटरेस्ट जो इसमें बनता है, भूटान का राइट है उसके ऊपर, ठीक है ना, चाइना अपना राइट दिखा रहा है वहां पे। इसके अलावा क्या बनता है, देखिए इंडिया जो ट्रस्ट आज की डेट में चाइना से कंप्लीटली खो चुका है। चाइना क्या करता है, एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है, बार बार आगे बढ़ता है और फिर ऐसे काम करता रहता है। तो इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। चाइना ने क्या कर दिया, रोड बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है, जो है ये डोकाला इस वाले एरिया में। तो अगर ये रोड बनानी स्टार्ट कर दे और फिर बाद में बोलेगा कि ये मेरे वाला एरिया, जबकि ये भूटान का एरिया है, भूटान का क्लेम्ड एरिया है, यहाँ पर भूटान अपना क्लेम करता है और ये अपना एरिया बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। पहले इनका 5 किलोमीटर का था, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रिवर दे रखी है यहाँ पे, ये रिवर है बतांगला, ठीक है ना, और आमोचाऊ रिवर। तो इनके बीच का एरिया जो है देखिए, उसको मतलब बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लगभग इतना एरिया था, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं और आगे लाने की बात कर रहे हैं। ये है यहाँ पर गमाचौन। तो मतलब रिवर को, मतलब पहले जो एरिया कम था उसको और ज़्यादा बढ़ाने की, इनके बीच का जो एरिया है लगभग इतना है, तो उसको सारे को अपने कंट्रोल में चाइना लेना चाहता है, उस पर अपनी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने की बात कर रहा है। वैसे ही उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वहाँ पर, तो उसको भी हथियाना चाहता है। तो इंडिया और भूटान ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 2007 में। तो उसने बोला था कि थिम्पू जो है ऑटोनॉमस रीजन रहेगा, भूटान की कैपिटल है, तो ऑटोनॉमस रीजन बनाने की बात की गई थी। बीजिंग जो है वैसे ही एग्रेसिव है, किस लिए, चाइना जैसे हम लोगों ने जब दलाई लामा थे उनको तवांग जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर उनकी विजिट को अलाउ कर दिया, चाइना ने खूब प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला ये अच्छा नहीं होगा रिलेशन के लिए, इंडिया ने फिर भी अलाउ कर दिया। इंडिया ने क्या किया, वन बेल्ट वन रोड का प्रोटेस्ट कर दिया कि हमको इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, चाइना और तिल मिला गया। इसके अलावा क्या है, साउथ चाइना सी में अगर देखा जाए, साउथ चाइना सी ये वाला एरिया पड़ता है, ये वाला एरिया पड़ता है साउथ चाइना सी। इस वाले एरिया में अगर देखा जाए तो चाइना क्या रहता है, हमेशा तिल मिलाता रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है ये मेरे वाला एरिया है। लेकिन वियतनाम जो है, वियतनाम ने इंडिया को अलाउ कर दिया वहाँ पर तेल निकालने के लिए, इंडिया की जो ONGC कंपनी है। तो चाइना फिर से और ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो चाइना आज की डेट में उबला बैठा है, मतलब किसी भी कहीं से भी फट सकता है, ये कंडीशन है। मतलब जो मोमोज हैं वो किधर से भी फट सकते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर का सामान बाहर निकल सकता है। तो ये कंडीशन चाइना की बनी हुई है। तो इसके अलावा इंडिया की इंप्लीकेशन क्या है, देखिए इंडिया भी अपनी जगह सही है, ये थोड़ी ना कि उनकी सुनते रहेंगे हम लोग। क्या है देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि नेशनल जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ये क्या करता है, चाइना हमेशा, इंडिया जब भी इसका मेंबर बनने की कोशिश करता है तो चाइना उसको बनने नहीं देता है, उसको रोक देता है, वीटो कर देता है। आप लोगों को बताना है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ये गठन कब किया गया था, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसके अलावा क्या करता है, टेररिज्म के तौर पर जो मसूद अजहर है, इंडिया इसको बैन की लिस्ट में डालने की कोशिश करता है UN में, वो चाइना फिर उसको वीटो कर देता है। सोवरेनिटी वाला इशू आता है, इंडिया को जो चाइना पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर जा रहा है, ये हमारे जम्मू कश्मीर वाले रीजन से होकर जा रहा है, तो ये भी बात निकल के आती है। इसके अलावा क्या है, क्वेश्चन देखिए, बेसिक जो सिक्योरिटी है उसको लेकर ये क्या चाहता है, चाइना मतलब पूरे एरिया में अपनी दादागिरी जमाना चाहता है। वो बोलता है कि मैं आज की डेट में वर्ल्ड पावर हूं, मेरे से ऊपर बढ़कर कोई नहीं है, तो वो अपने इशू लेकर चलता है। तो इंडिया को तो अपना देख के काम करना पड़ेगा। तो इंडिया चाइना के रिलेशन आज की डेट में काफी नीचे पहुंच चुकी है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर रहा है इंडिया भी, फिर जब ये बात काम कर रहा है तो इंडिया भी पीछे नहीं हट रहा है किसी भी तरीके से। मालाबार की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, इसमें वेस्ट बंगाल, जिसमें अपने बे ऑफ बंगाल में, इसमें कौन है, इंडिया है, USA है और जापान है, और आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये बातें निकल के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ रहा है यहाँ पर। तो मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं ये सारे चाइना के साथ में इनकी बनती नहीं है, तो वो बात निकल के आती है। और चाइना का जो आज की डेट में जो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है साउथ एशिया में, उसके ऊपर भी हम अपना मतलब एक रिव्यू कर रहे हैं कि कितना इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए चाइना क्या करता है, जहां पर भी इन्वेस्ट करता है वहां पे क्या करता है, इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है कि मतलब सामने वाले को इतना ज्यादा उधार दे दो। एक इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए एक कोई शराबी आदमी है, ठीक है, और एक ये कोई साहूकार है, इसके पास पैसा है, ये क्या करेगा, शराबी से पैसे लेने आएगा, ठीक है, इसको पैसा दे दिया, तो पैसा देने के बाद में इसकी शराब पी गया। इसके बाद में क्या हुआ,
वो पैसा तो ये रिटर्न करने से तो गया, और दूसरा मतलब और लोन लेना पड़ जाएगा इसको वापसी, मतलब वो पैसा देने के लिए और लोन लेना पड़ जाएगा। तो काइंड ऑफ कंडीशन बन जाती है यहाँ पे। इसी तरीके से चाइना करता है, इसके साथ में क्या करता है चाइना, क्या करता है जैसे मान लीजिए चाइना ने श्रीलंका के साथ में किया, श्रीलंका को ह्यूज लोन दे दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब लोन तो दे दिया, अब लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना पड़ेगा। अब उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए उसको चाइना से फिर से उसको वो एक तरीके से लोन लेना पड़ रहा है, तो ये डेट ट्रैप में फंस जाती है कंट्री, ठीक है ना, डेट ट्रैप बन जाता है यहाँ पर, मतलब फिर से एक ऐसी कंडीशन में फंस जाती है कि लोन लेने के लिए भी, मतलब लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। तो इंडिया इसकी इस पॉलिसी के खिलाफ भी था, जिस समय हम लोगों ने बोला कि हम चाइना को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाइना इस तरीके की पॉलिसी लेके चलता है, तो ये भी बात हम लोगों ने उस टाइम पे बोली थी। तो इंडिया हमेशा एक ऐसा स्टैंड लेके चलता है जिससे कि चाइना को रोका जा सके उसकी उल्टी सीधे स्टेप्स लेने से, खासकर साउथ एशिया वाले रीजन में। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये वाली जो न्यूज़ है ये पेज 1 और पेज 10 पर न्यूज़ है। देखिए जो अभी G20 की मैंने बोला था ना, नाम डाल रखा है मैंने, हमबर्ग में हुई है ये मीटिंग, चलिए जो भी है ये हमबर्ग में हुई है। चलिए लास्ट वाली मीटिंग बताइए आप लोग कहाँ पे हुई थी G20 की, ठीक है ना, छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए G20 की जो मीटिंग हुई है अभी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सराहा गया है इंडिया के जो लेबर रिफॉर्म वगैरह है, स्टार्टअप पॉलिसी को। तो वहाँ पे इंडिया ने क्या किया, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया है। पहले जो बिजनेस स्टार्ट करने में पता नहीं कितना टाइम लगता रहता था, ऐसे ही मतलब पड़ी रहती थी कोई भी कंपनी अगर यहाँ पर आ रही है। साउथ कोरिया की भी कंपनी जो उड़ीसा में वाला प्रोजेक्ट था हम लोगों ने देखा होगा, तो वो भी पड़ा रहा था काफ़ी दिनों तक। तो इस तरीके के बहुत सारे काम होते थे। सबसे पहले तो बात होती है इन्वायरमेंट क्लियरेंस की, फिर उसके बाद में लैंड एक्वाइजेशन की बात आ जाती है। चाइना में देखिए लैंड एक्वाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, वहाँ पे जो जमीन है ना वो गवर्नमेंट के अंदर में है। हमारे यहाँ पे जो जमीन है, जो लैंड है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट लगाना होता है तो किसानों से जमीन खरीदनी पड़ती है, कोई अगर किसी के पास में जमीन है, कोई दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी जमीन है तो उससे खरीदनी पड़ती है। तो इस तरीके के स्टेप्स लेने पड़ते हैं यहाँ पर जमीन के लेने के लिए। तो इंडिया में कंडीशन बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके की है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसको मतलब सराहा गया है इंडिया में काफ़ी, जो एक तरीके से जो ट्रेड वो ईज कर दिया गया है। बाहरी कंपनी अगर आती है, स्टार्टअप के लिए फंडिंग दी जा रही है, ठीक है, जिससे आदमी अपना नया स्टार्ट कर सके कोई भी काम, उसके लिए फंडिंग दी जा रही है। लेबर रिफॉर्म किए जा रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म है उस पर फोकस किया जा रहा है, ऑनलाइन के ऊपर बात करें, जिस तरीके से हम डिजिटल इंडिया चला रहे हैं। तो इस इंडिया ने जो भी स्टेप्स लिए हैं उसको सबको सराहा गया है G20 की मीटिंग में। इसके अलावा फैसिलिटेट कर दिया गया है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को, मतलब बाहर से भी कोई भी स्टार्टअप या कोई भी PSU बाहर से भी पैसा ले सकता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी डाल दिया, वैसे आप लोग पढ़ना चाहे तो बाहर से भी कोई पैसा ले सकता है आराम से, जिसकी वजह से आराम से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता है इंडिया में। एक्सटर्नल कमर्शियल मतलब बाहर से कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोरोइंग कर सकता है। अगर कोई कंपनी या PSU करना चाहता है तो वो भी हमने अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बात की गई, तो G20 की मीटिंग में आप लोगों को याद रखना है। पेज 1 और पेज 10 पर है ये नॉन वेज अलाउ करना बंद कर दिया गया है। कहाँ पे, एयर इंडिया में। जो एयर इंडिया की फ्लाइट होती है वहाँ पे नॉन वेज बंद कर दिया गया है। क्यों, पहला तो ये बोला गया कि वेस्टेज को कट और कॉस्ट को कट करने के लिए, ठीक है, ये बात बोली गई है। दूसरी क्या बोली गई है, देखिए अक्सर ये देखने को मिलता था जो वेजिटेरियन इंसान है उसकी खाने में नॉन वेज आ जाता था मैक्सिमम। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे काम काफ़ी होते हैं, मतलब जो चीज़ जहाँ नहीं पहुँचनी होती है वो चीज़ वहाँ पर पहुँच जाती है। तो ऐसे काम काफ़ी टाइम होते रहते हैं गवर्नमेंट के उसमें। तो यही यहाँ पर हुआ, क्या हुआ कि जो वेजिटेरियन है उनके पास में नॉन वेजिटेरियन फूड पहुंच जाता है, ठीक है ना। देखिए वेजिटेरियन खाता ही खाता है, नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज़ें खा लेता है, पर लेकिन अगर वेजिटेरियन के पास में पहुंच जाता है तो वो उसको मतलब एक तरीके से सह नहीं पाएगा। तो इस तरीके की बात होती है। जो खाते हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं खाते हैं वो वोमिटिंग भी कर देते हैं फर्स्ट टाइम अगर देखते हैं तो। इस तरीके की कंडीशन बन जाती है और ऐसे केसेस हुए हैं एयर इंडिया की फ्लाइट में। तो उन्होंने क्या किया है, कोस्ट को कट करने के लिए और इस तरीके की चीज़ें जो मिक्स होता है उसको रोकने के लिए स्टेप्स लिए हैं, जिससे कि एक हार्मनी बनी रहे अगर कोई भी फ्लाइट उड़ती है तो ये बोला गया है, इसलिए हमने ये स्टेप लिया है। इसके अलावा देखिए पेज फर्स्ट पर ये न्यूज़ है, नागालैंड मिनिस्ट्री की बात यहाँ पर की जा रही है। नागालैंड में बहुत ही संकट गहरा गया है वहाँ पर। नागालैंड एक बार आप लोग देख लीजिए, ये हो गया हमारा नागालैंड, ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश, नीचे हो गया यहाँ हो गया आसाम और नीचे हो गया मणिपुर। तो 3 स्टेटों को टच करती है बाउंड्री और इसके साथ में टच करती है म्यांमार को। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये नागालैंड हो गया। नागालैंड में एक इशू चल रहा था, हम लोगों ने देखा था, अर्बन इलेक्शन हुए थे वहाँ पे, अर्बन लोकल इलेक्शन हुए थे। तो वहाँ पे वुमेन को 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, आर्टिकल 371A वो इसी के बारे में था, नागालैंड के बारे में। आप लोगों ने अच्छे से आंसर भी दिया था। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे, जो 33% जो रिजर्वेशन देने की बात चल रही थी वहाँ पर उसको अपोज किया जा रहा था। तो जो अपोज किया जा रहा था उसकी वजह से ही जो TR जेंगलियांग है उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, इसी की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से। और उस टाइम पर फिर जो यहाँ पर जो CM बन गए थे, तो दूसरे CM बन गए थे। जो CM बने थे वो थे यहाँ पर ये वाले, इनका नाम है सुरहोजली जीतिसिलु, ठीक है ना। तो ये CM बन गए थे यहाँ पर।
तो ये सीएम बने तो आज की डेट में क्या बोला जा रहा है कि इनके पास भी मेजोरिटी नहीं है। तो ये जो एनपीएफ है यहाँ पे, एनपीएफ जो आज की डेट में यहाँ पे नागा पीपल फ्रंट है, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में अच्छी खासी मेजोरिटी है और हम यहाँ पर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। इन्होंने गवर्नर के पास गए और बोले हमको गवर्नमेंट बनाने का मौका दो, और ये इसके लीडर हैं यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर ये फिर से बनना चाह रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो देखिए अब किस तरीके का स्टेप लेता है, इसके ऊपर 1-2 दिन में हो सकता है कि एडिटोरियल भी आए, तो और अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी तो यहाँ पर यही कंडीशन बनी हुई है कि नागालैंड की जो चीफ मिनिस्टर जी हैं वो सदमे में आ गए हैं, उनकी जो मेजोरिटी छिनती हुई नजर आ रही है यहाँ पे, और सपोर्ट किया जा रहा है दूसरे कैंडिडेट को। ओके, तो ये यहाँ पर आर्टिकल हो गया। तो नागालैंड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिए आप लोग। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन बताइए यहाँ पे, आर्टिकल 371 जो जैसे ए था नागालैंड से रिलेटेड, ऐसे ही कई सारे और भी हैं यहाँ पे। तो 371 के जितने भी आर्टिकल हैं आप लोग उसको सारे बताइए, ए बी सी डी जोन से भी यहाँ पे जितने तक भी आते हैं, और किस किस स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पर। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि सी यहाँ पर किससे रिलेटेड है, सी यहाँ पर मणिपुर से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से आप लोगों को और भी स्टेट के बताना है कि कौन कौन सा आर्टिकल 371 का स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। तो ये आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ये आप लोगों को क्वेश्चन है। ठीक है, पेज 7 पर यह है, देखिए आज की डेट में जो हर किसी के हाथ में अगर कोई वेपन है, ठीक है, जैसे आप लोग लाइसेंस का वेपन ले लेते हैं, तो उसमें को क्या बोला गया है, जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने बोला है कि वेपन लेना आज की डेट में क्या हो गया है, एक शान दिखाने की बात हो गई है। मतलब एक तरीके से, मतलब उसको देखिए वेपन जो आ गया था, ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्म एक्ट था, उसके अंदर बोला गया था सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करना है इसको, पर लेकिन सेल्फ डिफेंस का नाम पर यहाँ पे आज की डेट में शो ऑफ हो रहा है। मतलब गन लेकर चलते हैं जिसके पास में लाइसेंस किया दिखाने के लिए, और महीने में एक बार क्या करेंगे, छत पे चढ़ जाएंगे, उसको साफ करेंगे, उसको कपड़े से दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास में गन है। तो देखिए इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। तो कोर्ट ने बोला था कि ये सही नहीं है, जो देखने को मिल रहा है ओनली एक सेल्फ डिफेंस के लिए था, ना कि शो ऑफ के लिए था। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप लोग वेपन रख सकते हैं इंडिया में। ठीक है, यूएसए में हालांकि इस तरीके के रूल और रेगुलेशन है कि कोई भी वेपन रख सकता है वहां पर लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, और सही भी है। अगर ऐसा रहा तो यूएसए वाला केस देखने को मिलेगा, जब गुस्सा आता है बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, वहां पर डे बाय डे कोई ना कोई किसी को शूट कर देता है। कम से कम वो वाली कंडीशन तो इंडिया में नहीं है। तो ये यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। यहाँ पे एंटीबायोटिक के बारे में बोला गया है। देखिए एंटीबायोटिक अगर मान लीजिए, ये आप लोगों के लिए सजेशन भी है यहाँ पर थोड़ा सा, और आप लोग दूसरों को भी बता सकते हैं थोड़ा सा, आप लोग जब कोई चीज़ जानते हैं। तो देखिए होता क्या है नॉर्मली, अगर मान लीजिए सर में दर्द हो रहा है किसी को, ठीक है, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या कीजिए, कोई भी अगर सर में दर्द हो जाए तो कोशिश कीजिए कि आदमी को सुला दीजिए। ठीक है, उसको कोई ऐसा सॉन्ग सुनाइए जिससे कि शांत रहे, थोड़ा सा दिमाग सही हो जाए, तो सर का दर्द ठीक हो जाए। क्या होता है मैक्सिमम जो कुछ कभी भी क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। मान लीजिए थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, आपने एंटीबायोटिक ले ली, तो आगे जब सर दर्द होगा ना, आप कंटिन्यूस अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद आपका सर दर्द ऐसा होने लगेगा कि वो बिना एंटीबायोटिक के ठीक ही नहीं होगा, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा आदमी सो के उठे तो सर का दर्द ठीक हो जाना चाहिए। तो फिर क्या हो जाए, डिपेंडेंट हो जाता है। तो कोशिश करें कि उसको, मतलब जो सर का दर्द या फिर पेट में दर्द, कोई भी इस तरीके का दर्द हो रहा है, थोड़ा सा सहन करने की कोशिश करें, हल्का सा उसको। ठीक है, तब उसके बाद में अगर दिख रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी चीजें, तब जाकर दवाई ले। देखिए वो थोड़ा सा चीजों को, अगर ये बॉडी की रेजिस्टेंस पावर भी होती है, इम्यून सिस्टम नाम की भी एक चीज होती है जो बॉडी को ठीक करने का काम करती है। तो आज की डेट में होता क्या जा रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। जरा सा कुछ होना ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं उठा के, तो जो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो कि अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन रखने का काम करते हैं, वो भी घटते हुए जा रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो वो कंडीशन यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो बैक्टीरिया जो बढ़ते जा रहे हैं आज की डेट में, और इसकी वजह से डेथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि दवाई उतनी अवेलेबल नहीं होती है जिससे कि चीज़ों को टैकल किया जाए। क्योंकि देखिए जब रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो दवाई कहाँ तक वर्क करेगी, दवाई भी एक लेवल तक आने तक वर्क करना बंद कर देती है। तो फिर वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बॉडी में पार्ट्स फेलियर हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से और भी कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं उसके एवज में। तो और क्या प्रॉब्लम इन्होंने बोली है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से जो रेजिस्टेंस होती है, एक तो यही बात होगी कि हम ढंग से नहीं चीज़ें कर रहे हैं। इसके ऊपर देखिए प्रिस्क्राइबिंग, मतलब बिना सोचे समझे प्रिस्क्राइब कर देते हैं कई सारे जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं एंटीबायोटिक को। इसके अलावा जो पेशेंट रहते हैं वो भी कुछ तो प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। वो नहीं होता है जिसके उसके, मतलब मान लीजिए देखिए हर एक आदमी की बॉडी डिफरेंट होती है। एक को सर में दर्द से किसी गोली से सही हो गया, थोड़ा ना कि दूसरों को भी उससे सही हो जाएगा, तो खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं, एक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसके अलावा क्या होता है, देखिए जो हमारे जैसे गाय हो गई या फिर भैंस हो गई, उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्या, दूध निकालने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा गांव में उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं जब उसको दूध निकाला जाता है, अगर गाय दूध नहीं दे रही है ढंग से, तो वो वाली भी एंटीबायोटिक का काम करती है फिर। तो इसीलिए पुअर हॉस्पिटल में देखा जाए, क्लिनिक चीज़ें रहती हैं, मतलब बहुत सारी इशू दिए गए हैं यहाँ पर। हाइजीन की बात बोली गई है, लैक ऑफ टेस्ट की बात बोली गई है कि लेबोरेटरी में ढंग से टेस्ट भी नहीं होता है। तो इस वजह से ये सारे इशू निकल के आ रहे हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से एंटी रेजिस्टेंस चीज़ें होती जा रही हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती जा रही है हमारी सोसाइटी में।
पेज 7 पर ये न्यूज़ बोली गई है। देखिए इन्होंने बोला इजी एसेसिस H1N1 मेडिसिन राइज द, देखिए ये भी बोला इन्होंने कि जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है। किस लिए? अगर मान लीजिए आप लोगों के पास में, मान लीजिए आपको सर में दर्द हुआ है, आप लोगों को एकदम दवाई मिल गई, सर के दर्द की दवाई ले ली, काम खत्म हो गया, सर का दर्द ठीक हो गया, आगे फिर हुआ किस दिन फिर हो गया, तो आप लोगों को सर का दर्द ठीक करने की टेंशन को समझना है, कैसे इसको ठीक किया जाए। सोने से होता है, फिर कुछ कोई भी आप अच्छी मूवी देख लीजिए, कोई सॉन्ग देख लीजिए, उससे होता है। तो जो इजी अवेलेबल है, ठीक है ना, उससे भी कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ती हैं इस तरीके की। H1N1 एक तो सब लोग, वो स्वाइन फ्लू होता है, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बारे में बोला गया कॉमनली नॉन इन्फ्लुएंजा है, ये इन्फ्लुएंजा से होता है ये बीमारी, तो ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी होता है, ठीक है। तो और भी यही सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं यहाँ पर आगे। तो कुछ यहाँ पर देखिए बताया गया कि क्या क्या होना चाहिए अगर आपको कहीं भी इस तरीके कोई भी कंडीशन दिख रही है, फीवर हो जाए या सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए या वोमिटिंग होने लगे, कफ हो जाए एकदम, ये चीज़ें बोली गई हैं। ट्रीटमेंट के लिए दवा तो अवेलेबल रहती है, कई सारी फॉर्म में रहती है, जैसे यहाँ पर बोला गया, नाम भी बोला गया है, तामी फ्लू बोला गया है, एंटी फ्लू बोला गया है, तो ये दवाई हैं। एडवाइजरी देखिए, अगर हो सके तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये सिम्टम्स के बारे में जिक्र किया गया है और उसके अलावा दवाई के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे दवाई काम क्या करती है पहले आप लोग ये समझ लीजिए, हम दवाई लेते क्यों हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बीमारी हो रही है तो दवाई क्या करती है, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है, स्ट्रॉन्ग कर देती है, ठीक है। पर लेकिन देखिए नॉर्मली से मान लीजिए सर में दर्द की मैं बात कर रहा हूँ, जब से एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मान लीजिए सर में दर्द हुआ, दवाई ले ली, तो इम्यून सिस्टम आपका बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा, जो ऐसे मतलब ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे जो बैक्टीरिया हैं जो आपकी बीमारी से लड़ने में हेल्प करते हैं, उनको बढ़ा देगा, तो बीमारी शांत हो जाएगी। पर लेकिन ये काम हुआ किसकी वजह से? दवाई की वजह से हुआ। अगर आप लोग एक बार जो इम्यून सिस्टम को दवाई की आदत डाल लेंगे तो फिर इम्यून सिस्टम खुद काम करना बंद कर देगा और वो दवाई के ऊपर डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये बातें इस तरीके की बोली जाती हैं। तो कम से कम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना। जीएसटी की बात की गई है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री आज की डेट में उसमें घाटे में पहुंच गई है। 100 रुपये के टैक्स पे लग रहा है 18% जीएसटी और उससे ऊपर पे लग रहा है 28% जीएसटी। अगर इसको दोनों को मिलाया जाए तो लगभग 50% के लगभग चीज़ें पहुंच जा रही है। तो इनका कहना यह है कि लगभग 50% का जो कलेक्शन है वो तो स्टेट गवर्नमेंट को ही पहुंच जाता है, तो हमारा क्या फ़ायदा रह गया यहाँ से। पेज 12 पर न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा बोला जा रहा है कि वो मॉस्को जो कि रसिया है उसके साथ में रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं, पर लेकिन वो सैंक्शन नहीं हटाएंगे, ठीक है ना। तो सैंक्शन नहीं हटाएंगे तो उनके साथ में रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं, पर लेकिन कंडीशन क्या है, यूक्रेन वाला इशू और सीरिया वाले इशू पर भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जो कि दोनों देखिए बात चलती रहती है, बार बार रुक जाते हैं, तो उसके इशू को सोल्व करने की बात चल रही है। तो बोल रहे हैं कि इनके साथ में मिलकर ही काम किया जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप जी का ऐसा कुछ मानना है। पेज 9 पर ये न्यूज़ है, डेटा पॉइंट से रिलेटेड न्यूज़ है। देखिए इन्होंने बोला है कि जब से ऑयल प्राइस को एक तरीके से पहले डीरेगुलेट कर दिया और आज के डेट में कंप्लीटली रिटेलर के ऊपर छोड़ दिया किस तरीके से उनको रखना है, तो ये मेंटेन हो गए हैं, यहाँ पर आगे बने हुए हैं पूरी कंट्री में, इसके बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को देखने को भी मिल रहा होगा, मुंबई में ये यहीं पर ही रुक गए आके, कोलकाता में, चेन्नई में, तो सब जगह दे रखा है पेट्रोल और डीजल के प्राइस। ये 80 से 70 की बात चल रही है यहाँ पर और 60 से 55 इसके बीच में चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो चलिए जो भी है, आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। पेज 13 पर न्यूज़ है, देखिए जो चहाबार पोर्ट पे डेवलपमेंट की बात चल रही है, जो कि हम लोग ईरान में डेवलप कर रहे हैं। कई बार हम लोग पहले भी देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। हम लोग ईरान में अपना चहाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अपना चहाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ईरान हो गया इस वाले एरिया में, ठीक है। तो हम लोग जो चहाबार पोर्ट यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात चल रही है, और ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस करने की बात चल रही है। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ईरान भी थोड़ा सा रिलेक्टेंस है इंडिया के साथ काम करने में, क्योंकि इंडिया के जो रिलेशन है इजराइल के साथ बढ़ते जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिनके साथ में ईरान की नहीं पड़ती है, पर फिर भी अच्छे लेवल पर वर्क करने की बात चल रही है और 18 महीने में चीज़ों को और अच्छे लेवल पर पहुँचाने की बात चल रही है। पेज 18 पर न्यूज़ है, देखिए कंबोडिया में क्या हो गया है, एक ये यूनेस्को हेरिटेज जो टेम्पल है उसकी लिस्ट में ला दिया गया है। तो इसको बोला जा रहा है सोमबोर प्राई कुक, मतलब टेम्पल का नाम है ये, टेम्पल इन द रिचनेस ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये भी बोला जाता है इसको। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाने की बात चल रही है, ओके। इसके अलावा मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, स्मार्ट सिटी मिशन की टाइमलाइन है वो 2015 से 2022 तक है। लगभग 100 सिटीज स्मार्ट बनाने की बात चल रही है। नंबर ऑफ सिटीज गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की जाती है टाइम टू टाइम। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैच्यूरी बॉडी वो होती है जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है ना। मतलब कोई भी पार्लियामेंट में लॉ पास करके स्टैच्यूरी बॉडी बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो अमेंडमेंट करके बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में रखी जाती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, या ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। नॉन स्टैच्यूरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट नहीं बनाती, उसको क्या करती है, कैबिनेट अपना डिसीजन लेके बना देता है कि ये वाली बॉडी है, ये चलती रहेगी, ठीक है। जैसे कि अब तक हम लोग देख रहे
रहे थे, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नॉन स्टेचुरी भी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, जो एक बोल दिया जाता है कि ये चीज़ें चलती रहेगी। जब तक आधार एक्ट पास नहीं हुआ था तब तक वो एक नॉन स्टेचुरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा जा रहा है, इसके अलावा इसको स्टैब्लिश किया गया था 2003 में। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और देवेंद्र कुमार सीकरी जी जो है इसके हेड है, आज के डेट में चेयरमैन है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है शुगर कैन का, ब्राजील है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है। ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे। देखिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वीर के नाम से फेसबुक पे पेज है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर टेलीग्राम का लिंक नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट भी पर भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब जगह आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जहां आप लोग चाहें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और चीज़ों को देखिए शेयर भी कर दिया कीजिए अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आती है। तो आसपास अपने सफाई बनाए रखिए और पानी को सेव कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।